बड़ी जानकारी आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पास कर दिया गया है। मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, शीतकालीन सत्र में बिल मोदी सरकार पास कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उसी से संबंधित ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से इसकी वकालत करते आ रहे हैं। और अब रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति है, उनकी अगुवाई में जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट अब पास हो चुकी है और मोदी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार इसको पटल पर रख सकती है और बिल के तौर पर इसको पारित किया जा सकता है। बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट से शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है सरकार। बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था और अब शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है सरकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पहला कदम साफ तौर पर यही रहेगा कि लोकसभा का चुनाव राज्य के विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। और इस कमेटी का जो गठन किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उस रिपोर्ट में यही पाया गया था कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ में कराने के बाद 100 दिनों के अंदर 100 दिनों के बाद जो राज्य के निकाय चुनाव है वो भी एक साथ करवा दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वन नेशन वन इलेक्शन पर शुरुआत से ही साफ रहा है कि एक ही साथ लोकसभा के चुनाव और राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, ताकि जो चुनावों में जो खर्च आता है उसमें भी इससे कटौती हो, खर्चा चुनावों के लिए कम हो। और इसके बाद अब मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में इसी को लेकर बिल भी मोदी सरकार ला सकती है। बिल्कुल, हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कई बार सवाल यहां पर जरूर उठाए गए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब ये बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पास कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब जानकारी की शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है सरकार। मोदी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और मार्च के महीने में ही रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी को गठित किया गया था, रिपोर्ट सौंप दी गई थी, जिसके बाद मार्च में ही इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई थी। इस रिपोर्ट को पारित कर दिया गया था, लेकिन अब मोदी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और शीतकालीन सत्र में इसे बिल के तौर पर पास किया जा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे इस बात को लेकर लेंगे। मुकेश जी, अब बीजेपी की तरफ से, मोदी कैबिनेट की तरफ से इसे लेकर मंजूरी मिल चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत देश में होगा। क्या स्टैंड आपका, इसको लेकर क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य है। कैबिनेट ने आज जो अप्रूवल दिया है और हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसको आज एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल गई है और मैं समझता हूँ उसका कानून बनेगा। लॉ कमीशन ने भी 2018 के अंदर इसकी रिकमेंडेशन करी थी और इसमें तमाम पेच आएंगे, तमाम अड़चने आएंगी, संवैधानिक अड़चने भी आएंगी और किस प्रकार से स्टेट और सेंटर के बीच में तालमेल बैठाया जाए, ये भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण फेज रहेगा। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से जो ठान लेते हैं वो उसको करके दिखाते हैं। और ये देखिए, अगर आप खर्चा देखिए तो स्टेट का और इसका इलेक्शन का खर्चा 4,500 करोड़ है। ये 4,500 करोड़ कोई मामूली नंबर नहीं है। तो आप एक तो लगातार इलेक्शन से बचेंगे। अब आप देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कहीं चुनाव होता है। ये पंचायत तक के इलेक्शंस भी इसके साथ होगी। ये इनकी जो है वहां पे इनकी व्यापक दृष्टिकोण है कि तमाम डेमोक्रेसी को जो है
एक बहुत ही कंसोलिडेट तरीके से, मजबूत तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी प्रशासनिक जो है एक प्रकार से उनको भी एक काम करने का, और उनको पता जी। होगा कि पहले से ही पता होगा कि ये चुनाव होने वाले हैं। अब आप देखिए कांग्रेस ने 90 बार 1967 तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, तो ये कोई इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हुआ है। 1968 और 69 में चुनी हुई सरकार को गिराया गया, और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन्होंने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराया, जिसकी वजह से तालमेल पूरा बिगड़ चुका है। अब मोदी जी जब मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, तब भी उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि हमारा देश इतना व्यय खर्चा नहीं कर सकता, प्रशासनिक जो है व्यवस्था चरमरा जाती है, तमाम जगह काउंटरमैंडिंग, कहीं पर इलेक्शन में लड़ाई झगड़े, उसकी व्यवस्था कोई छोटी मोटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही स्वागत योग्य है, और इसमें सभी पार्टीज को फायदा मिलेगा। वो भी लगातार भागते रहते हैं, कभी जम्मू भाग रहे हैं, कभी महाराष्ट्र भाग रहे हैं, कभी हरियाणा भाग रहे हैं, कभी राहुल गांधी यहाँ है, मोदी जी 20-100 रैली कर रहे थे कि कोई भी अपने इलेक्शन को उससे नहीं लेता है। तो आपको भी एक व्यक्तिगत रूप से एक प्रकार से आप फोकस करेंगे, डेमोक्रेसी का एक नया सर्जन होगा, वोटर्स को पता होगा कि इस तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, इस तारीख को, तो उनकी भी एक परिपक्वता जो है प्रतिबिंबित होगी। तो मैं समझता हूँ इसका कोई भी आलोचना करता है वो बहुत ही देश की आलोचना कर रहा है, और कांग्रेस का तो देखिए इतिहास है, इस प्रकार से भारत का इन्होंने मजाक बनाया, उपहास बनाया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो ये इनकी साजिश क्या हो सकती है कि इस देश के अंदर किसी प्रकार से विभाजित रखो, इस देश को बढ़ाए रखो। तो ये मैं समझता हूँ बहुत स्वागत योग्य है, और इसको होना चाहिए। मुकेश जी, लेकिन ये बहुत इतना आसान यहाँ पर रहने वाला है क्या? क्योंकि कांग्रेस लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध करती आ रही हैं। लेकिन अब जब सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर कई बार इसका जिक्र यहाँ पर कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका यहाँ पर जिक्र किया, और अब यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर कि कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। तो आगे का ये प्रोसीजर अब क्या भी इतना आसान यहाँ पर रहने वाला है? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें जो कानून कहता है, रेकमेंड ने क्या है कि कम से कम 50% स्टेट की स्वीकृति होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के इतने नंबर हैं कि हम लोग 50% स्टेट की स्वीकृति ले आएंगे। एक बार वो स्वीकृति बन गया, कानून बन गया, तो सबको उसी कानून में ढलना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ कि संवैधानिक और कानून के दृष्टिकोण से ये बहुत चुनौतीपूर्ण लॉ होगा, और इसके अंदर समन्वयता लाना, कुछ स्टेट को जल्दी इलेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ स्टेट को शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले, और पार्लियामेंट के इलेक्शन के, अभी तो देखिए पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए हैं, तो अभी तो एकदम कोई घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। 2-4 इसमें अभी देखिए, अब नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो होगा 29 में पार्लियामेंट का, तो 5 साल का कार्यकाल तो पूरा ही करना पड़ेगा। ये तो पहले नहीं कि पहले कार्यकाल को समाप्त कर देंगे, ये मेरा विश्लेषण है। तो अभी इसमें समय है, इसमें कानून बनेगा, कानून बनने के बाद इसमें समय दिया जाएगा, समय निर्धारण के साथ साथ तमाम स्टेट को जो उनको समन्वयता चाहिए होगी, कौन से स्टेट के टर्म बचे हैं या किसी स्टेट के टर्म खत्म हो गए हैं, तो कानून ला करके एक ही तारीख पर, या उनको फेजेस में, मान लीजिए 2029 में 7 फेज में भी इलेक्शन होता है, पर होगा तो एक साथ ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो देखिए ऐसा है कि बहुत पेचीदगी का से भरा पड़ा है, चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी की जो लीडरशिप है और उनका जो अपना एक डिटर्मिनेशन है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि 2029 के चुनाव एक वन नेशन वन इलेक्शन में होगा, और मोदी जी के कार्यकाल के द्वारा ये लॉ पारित हो जाएगा। बिल्कुल। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अंशु अवस्थी जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब इसकी राह जो है आगे आसान होती नजर आ रही है। कांग्रेस का इसको लेकर क्या स्टैंड है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। अंशु अवस्थी जी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुकेश त्यागी जी, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी यहां पर थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा इसे बार बार कहा यही जा रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। अब इतना बड़ा देश और वहां पर इतने इलेक्शंस यहां पर होते हैं, किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं उसे किस तरीके से हम देखें? देखिए, 2 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें हाई लेवल कमेटी को यही वाला मुद्दा डिस्कस करना था। अगर आप इतिहास उठा के देखें, 1951, 52 से लेके 67 तक, मतलब कितने साल हो गए? कम से कम 15 साल तक, मतलब 3 चुनाव जो हैं लगातार वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हुए, और तब भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं थी, उस समय कांग्रेस थी।
तो कांग्रेस एक बार ये कर चुकी है, अब अपने ही नियम का ये उल्लंघन करना चाहते हैं, उसको आलोचना। इनका काम क्या बन गया कि मोदी जी कोई भी अच्छा काम करेंगे ये उसकी आलोचना करेंगे, ये इन्होंने बना लिया। मान लीजिए मोदी जी कल कहते हैं कि सूरज जो है पूरब से उगता है, तो ये कह देंगे नहीं पश्चिम से उगता है। तो इनकी जो जो बुद्धि का स्तर है वो भी सिर्फ आलोचना और मोदी जी की घृणा को प्रतिबिंबित करना है। तो ये इस प्रकार की बातें करके मुझे जरा इनका कोई एक लॉजिक बता दीजिए। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौन सा इनका लॉजिक है कि क्यों नहीं होना चाहिए इलेक्शन? और अगर इलेक्शन होने के इससे देश को फायदा नहीं होगा क्या? देश की जनता को फायदा नहीं होगा? आप पूरे साल देखिए, मौसमों का भी हाल बहुत बुरा होता है। अब आपने देखा कि किस प्रकार से जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, वो वहां पे गर्मियों के आलम में जो है टर्नआउट बहुत कम था। हम तो चाहते हैं कि प्रजातंत्र के अंदर मैक्सिमम टर्नआउट हो, 70-80% तक टर्नआउट जाना चाहिए, ताकि सब लोगों को अपना वोट देने का अधिकार मिले। तो एक प्रकार से व्यवस्था करने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा हो जाएगा कार्यक्रम, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी, इलेक्शन कमीशन को पूरा काम करने का समय मिलेगा। नहीं तो अभी आजकल क्या होता है कि जरा सी देर में चुनाव हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की सारी जो ऊर्जा है उधर डाइवर्ट हो जाती है। तो ये कांग्रेस का मुझे एक तो आप समझा दीजिए कि भाई ये इनका लॉजिक है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये मुझे अभी तक आज तक कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं आया। हाँ, हो सकता है कुछ चुनी हुई सरकार को का जल्दी कार्यकाल समाप्त हो जाए, हो सकता है कुछ जो सरकारें जिनका टर्म थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाए। अभी मुझे नहीं पता कि शेप क्या लेगा कानून, लेकिन वो ही होना पड़ेगा, तभी उनको एक साथ चुनाव करने पड़ेंगे। तो ये कहना कि साहब आपको उसमें हो सकता है पार्लियामेंट के चुनाव की तारीख में भी कुछ फर्क करना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी बिल्कुल, और इसको जो है, और लेकिन अगर देश में ये हो जाता है, और देश में अगर हो जाता है तो देश को जो है, देशवासियों को, जनता को तमाम इतने इसके फायदे होने वाले हैं, डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को, उनकी मूल्यों का संरक्षण होगा। तो आज जो इस प्रकार की अराजकता फैली हुई है, अभी महाराष्ट्र में, कभी हरियाणा में, कभी वहां पे मोदी जी 70 रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, उनके तमाम लोग दौड़ रहे हैं, मतलब तमाम पार्टियों के लोगों को आप देख तो लीजिए, मैराथन लगाने शुरू हो जाते हैं जैसे चुनाव हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का भी समय बचेगा, प्रधानमंत्री अपने काम में फोकस कर पाएंगे और कैबिनेट मिनिस्टर अपने काम में फोकस कर पाएंगे। तो ये तो हर दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ होना चाहिए और इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक और जी मुकेश जी, लेकिन यहाँ पर ये बात ये भी उठती है, भले ही विपक्ष इस पर हमलावर हो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर, लेकिन देखिए चुनौतीपूर्ण तो रहने ही वाला है। भले ही मोदी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है, आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना संख्या बल है कि आप अपने बलबूते पर इसको शीतकालीन सत्र में भी मंजूरी दिलवा देंगे, लेकिन उस समय जब ये बिल बनेगा तब जिन राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव होके हटे होंगे, सरकारें बनी होंगी, तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? ऐसे में किस तरह से फिर बातचीत बन पाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? उसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स में इतना संख्या बल है कि हम इस कानून को पास कर सकते हैं। और देखिए, मैंने रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, उसके अंदर ये तमाम जो मुद्दे आपने अभी उठाए हैं उसके ऊपर जरूर एक उन्होंने सोल्यूशन ऑफर किया होगा। बहुत पूर्व अच्छा वो कानूनविद भी हैं रामनाथ कोविंद जी। तो मैं समझता हूँ कि जो आप मुद्दे उठा रही हैं, बिना पढ़े उठा रही हैं रिपोर्ट को, और मैं भी बिना पढ़े हुए रिपोर्ट के आधार पर ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। जब वो डिटेल में पढ़ी जाएंगी, बिटवीन द फाइन लाइन पढ़ा समझा जाएगा, कानूनविद लोग अपनी अपनी उसके ऊपर अपनी राय देंगे। तो मैंने आपसे जैसा कहा कि समय बहुत है हमारे पास, बहुत लंबा समय है, अभी 4-5 साल का समय है। तो उस समय के दौरान जो है तमाम स्टेट्स को वो देखिए सोल्यूशन तो निकलता है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज वे। 370 को भी कहते थे कि नहीं हटा पाएंगे, तो मोदी सरकार ने 370 को हटाया, 35A को हटाया, डिमोनेटाइजेशन जैसा हुआ यहाँ पर इस देश के अंदर। तो तमाम ऐसे जीएसटी, लोग कहते हैं जीएसटी यहाँ पे लागू ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन मोदी सरकार ने लिए हैं और डिसीजनों को इम्प्लीमेंट भी किया है। तो ये कहना कि साहब वो नहीं हो पाएगा, चुनौती है, मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन चुनौतियों में देखिए किसी को कुछ ना तो बलिदान करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन के आनंद उठाने, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी, और दवाई लेंगे तो आप कहेंगे नहीं हमें दवाई नहीं चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश त्यागी जी। तो कुल मिलाकर जो रिपोर्ट में शुरुआती सिफारिश यही की गई है कि राज्य और जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है वो एक साथ यहाँ पर करवाए जाए, और उसके उस संपन्न होने के बाद, उन चुनावों के संपन्न होने के बाद अगले 100 दिनों के अंदर अंदर स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाए। शुरुआती सिफारिश जो है इस रिपोर्ट में शुरू में यही यहाँ पर की गई है।